बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है आदिम स्थायी कृषि प्रदेश या प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। ठीक है। विटलसी ने जो विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था, उन्हीं 13 कृषि प्रदेशों में से एक विटलसी का कृषि प्रदेश था जिसका नाम था आदिम स्थायी कृषि प्रदेश या प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। ठीक है। अब मैंने आपको जब एक वीडियो शेयर किया या वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होती है स्थानांतरणशील कृषि। इस कृषि में क्या करते हैं, आदिम लोग जो होते हैं वो इस कृषि के अंतर्गत क्या करते हैं कि ये आदिम रूप से कृषि करते हैं और क्या करते हैं, जंगलों को आग लगाकर या जंगलों को, पेड़ों को काटकर कृषि भूमि प्राप्त करते हैं और थोड़े टाइम तक वहाँ कृषि करते हैं। जब भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, क्योंकि इनके पास कोई उर्वरक तो है नहीं, केवल भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसी पर ये कृषि करते हैं। और जब उस स्थान पर भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो इस भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। फिर वहाँ नए वापस से वनों में आग लगाकर या जंगलों को काटकर, पेड़ों को काटकर वापस से कृषि भूमि प्राप्त करके कृषि करते हैं। तो वो तो थी हमारी आदिम स्थानांतरणशील कृषि, जिसमें हम क्या कर रहे थे, बार बार आदिम जनजातियां स्थान को परिवर्तित कर रही थी और कृषि कर रही थी। लेकिन उसके विपरीत ये है आदिम स्थायी कृषि, कि मतलब ये की तो आदिम जनजाति द्वारा ही जाएगी या आदिम लोग ही इस कृषि को करेंगे, लेकिन ये स्थायी कृषि है जिसे हम प्रारंभिक स्थायी भी कृषि कहेंगे। मतलब यहाँ पर अब क्या होता है कि जो कृषक है वो स्थायी रूप से उस कृषि को करेगा, स्थान परिवर्तन नहीं होगा। यह व्यवस्था अनुकूल स्थलों पर चलवासी या स्थानांतरणशील समुदाय के लोगों के बस जाने से प्रारंभ होती है। अब क्या है, जहाँ कहीं भी अनुकूल स्थल मिल गए वहाँ पर जो चलवासी या स्थानांतरणशील समुदाय के लोग थे वो स्थायी रूप से बस गए और इससे ही स्थानांतरणशील या चलवासी कृषि व्यवस्थाओं का विकसित रूप कहा जा सकता है। आई बात आपको समझ में बच्चों कि ये कौन सी कृषि व्यवस्था है कि जो चलवासी और स्थानांतरणशील कृषि करने वाले लोग थे उन्हें यदि कहीं भी अनुकूल परिस्थितियां मिल गई, अनुकूल स्थल मिल गए, तो वो लोग वहाँ पर स्थायी रूप से बस गए और कृषि करने लगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि आदिम स्थायी कृषि जो है वास्तव में वो स्थानांतरणशील या चलवासी कृषि का ही विकसित रूप है। अर्थात स्थानांतरणशील कृषि को यदि स्थायित्व प्राप्त हो जाए तो इसे स्थायी कृषि कहा जाता है ना। कि यदि जो हमारी स्थानांतरणशील कृषि है उस कृषि को ही वास्तव में स्थायित्व प्राप्त हो जाए तो उसे हम स्थायी कृषि कह सकते हैं, आदिम स्थायी कृषि कह सकते हैं, प्रारंभिक स्थायी कृषि कह सकते हैं। तो स्थानांतरणशील कृषि को स्थायित्व प्रदान होने पर जो कृषि कहलाएगी वो कहलाएगी आदिम स्थायी कृषि। अब विश्व के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कृषि की जाती है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में देखने को मिलती है। हम इस प्रकार की कृषि को कहाँ देखने को मिलेगी, जो उष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र हैं वहाँ। जैसे अगर हम देखें तो मध्य अमेरिका का पठारी क्षेत्र, पहाड़ी भागों में, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर, एंडीज श्रेणी के उष्ण कटिबंधीय भागों में, घाना, नाइजीरिया, कीनिया तथा पूर्वी अफ्रीका के पठारों, इंडोचीन तथा पूर्वी दक्षिण द्वीप समूह के बिखरे भागों में आदिम जनजातियां स्थायी रूप से बस गई हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण कृषक स्थायी रूप से बस गए हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आया बच्चा कि जहाँ कहीं भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थितियां मिल गई हैं वहाँ पर स्थानांतरणशील जो आदिम जनजाति है वो स्थायी रूप से कृषि करने लग गई हैं। अब हम देखते हैं उष्ण कटिबंध में आदिम स्थायी कृषि के 3 क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। एक है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा गर्म मैदानी भाग। जलवायु तो उष्ण कटिबंधीय है लेकिन वहाँ आर्द्र और गर्म मैदानी भाग होंगे, वहाँ पर ये कृषि देखने को मिलेगी। दूसरा है उष्ण कटिबंध के मौसमी जलवायु के मैदान। उष्ण कटिबंधीय है लेकिन वहाँ पर जलवायु कैसी है, मौसमी, वो वाले मैदानी क्षेत्र। और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय ऊंचे पठार तथा पहाड़ी प्रदेश। तो ये 3 क्षेत्र हैं उष्ण कटिबंध के जिन क्षेत्रों में स्थायी कृषि देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा गर्म मैदानी भाग, है ना। अब आपको मालूम है जनसंख्या की वृद्धि लगातार हो रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण जब कृषि प्रदेश की कमी होने लगी तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई मैदानों में लोग स्थायी रूप से बसने लगे तथा कृषि के
अधिक सघन ढंग अपनाए जाने लगे। जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को अगर हम देखें तो यहाँ तो जनसंख्या और भी तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी के कारण इस दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग क्या करने लगे, स्थायी रूप से बसकर कृषि करने लगे और कृषि के लिए भी कौन सी कृषि व्यवस्था को अपनाने लगे, सघन कृषि व्यवस्था को अपनाने लगे। पाश्चात्य देशों के लोग जो इन प्रदेशों के कृषक के संपर्क में आए उन्हें स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। मसाले, सिरकोना, रबड़, हाथीदांत इत्यादि के व्यापार के बढ़ने के साथ किसान बंदरगाहों और व्यापार स्थलों के निकट बसने लगे। अब ये सारी चीज़ें हैं जिनका व्यापार करने लगे हैं और इसी के कारण किसान क्या करने लगे हैं, बंदरगाह और जहाँ से व्यापार हो सकता है उन स्थानों पर ये लोग बसने लगे हैं। इन प्रदेशों के खनिज और उत्खनन केंद्रों ने भी स्थानबद्ध कृषि को प्रोत्साहन दिया है। अब जहाँ कहीं भी खनिज निकल रहे हैं और वो खनिजों का उत्खनन हो रहा है वहाँ पर भी इस प्रकार की स्थायी कृषि को प्रोत्साहन मिला है। मतलब खनन तो हो ही रहा है, खनिज मिल रहे हैं तो खनन हो रहा है, लेकिन उन स्थानों पर स्थायी कृषि भी होने लगी है। तो ये थे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं गर्म मैदानी क्षेत्र। अब हम बात करते हैं उष्ण कटिबंध के मौसमी जलवायु मैदान के बारे में। विषुवत रेखीय जलवायु के सीमांत पर जहाँ सूखा मौसम जलवायु की विशेषता है, स्थानावृत कृषि के अधिक विस्तृत प्रदेश मिलते हैं क्योंकि सूखे मौसम के कारण जंगली वनस्पति कृषि के लिए समस्याप्रद नहीं रहती है और कृषि अधिक सरल होती है। मक्का, हाँ, अब विषुवत रेखा के जो सीमांत क्षेत्र है जहाँ पर मौसम कैसा होता है, सूखी जलवायु विशेषता पाई जाती है क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका जो सीमांत क्षेत्र होगा वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, सूखा रहेगा। तो उन क्षेत्रों में विस्तृत कृषि के मैदान देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जंगली वनस्पति भी कृषि के लिए समस्याप्रद नहीं रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में कृषि करना अत्यधिक सरल हो जाता है और वहाँ पर लोग फिर प्रारंभिक स्थायी कृषि करने लग जाते हैं। अब मुख्य रूप से ये लोग मक्का, सोरगम, फलियां, गन्ना, कपास आदि फसलों का उत्पादन करते हैं। किसान अपने आदिम औजारों का ही उपयोग करते हैं। अच्छे बीजों का उपयोग यहाँ किसान अभी नहीं जानते हैं। परिणामतः इन सभी प्रदेशों में प्रति इकाई उपज बहुत कम होती है ना। अब उन्नत बीज, उन्नत खाद यहाँ उपलब्ध ही नहीं किसानों को, इसके कारण यहाँ पर प्रति एकड़ जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है। और ये साथ साथ में कई जानवर भी अपने चौपाए भी पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़े, गधे आदि भी एक स्थायी कृषि के साथ साथ पालते हैं। तीसरा जो हमारा आता है वो है उष्ण कटिबंधीय ऊंचे पठार तथा पहाड़ी प्रदेश। उष्ण कटिबंधों के पठारी भागों में उपोष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब उष्ण कटिबंध में अगर हम पठारी और पहाड़ी भागों पे चले जाएंगे तो वहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी, या तो उपोष्ण हो जाएगी या शीतोष्ण हो जाएगी, जो मानवीय आवास तथा कृषि के लिए अधिक उपयुक्त तथा सुविधाजनक है। अब उपोष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु जो है वो कृषि और मानवीय का क्रियाकलापों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। यही कारण है कि इन भागों में अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब जलवायु अनुकूल है तो जनसंख्या ज़्यादा होगी और ऐसे प्रदेशों में अगर हम देखें तो मध्य और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी द्वीप समूह में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। घरों में बनाए हुए लकड़ी के हल अथवा आयातित लोहे के हल का उपयोग होने लगा है। फावड़ा और कुदाल अन्य कृषि औजार हैं। अब ये जो कृषि में उपकरण काम में लेंगे उसमें ये घर में बने हुए उपकरणों को ही काम में लेंगे। फसल हाशिए से काटी जाती है। फसल को किससे काटा जाता है, हाशिए से काटा जाता है। जानवरों से दबाव कर हवा के द्वारा अनाज निकाल लिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, पुराने तरीके से ही पूरी कृषि की जाएगी, मतलब घर में बने हुए ही उपकरणों को ये काम में लेंगे। फावड़ा, कुदाल आदि काम में लिया जाएगा। फसलों को हाशिए से काटेंगे। अब क्या करते हैं, फसलों को सड़क पर या किसी स्थान पर पटक दिया जाता है और उस पर जानवरों को चलाया जाता है। अब जानवरों के वजन से जब वो उससे चलेंगे तो उनके पैरों से क्या होता है कि वो फसल उस
में से फसल जो है वो बाहर आ जाती है। तो जानवरों से दाव कर, है ना, मतलब जानवरों से तो दबा लिया उस फसल को, अब उसमें से जो कचरा निकला उसे क्या करेंगे, हवा के द्वारा अलग कर लिया जाता है। और ये प्रथा भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अनाज तथा कंद वाली फसलें यहाँ की साधारण भोज्य सामग्री है। सभी किसान थोड़ी सब्जी, खरबूज तथा अन्य स्थानीय फल पैदा करते हैं। तो ये थे इस आदिम स्थायी कृषि के 3 प्रदेश जिनको हमने अभी डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि ये जो 3 कृषि प्रदेश थे ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिए। तो आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि आदिम स्थायी कृषि जो है वो क्या है, कि इसमें स्थानांतरणशील कृषि को स्थायित्व मिल जाता है। लोग परंपरागत तरीके से ही कृषि करते हैं, जहाँ कहीं सुविधा मिल गई इनको, वो चलवासी स्थानांतरण के स्थान पर स्थायी रूप से रहने लग गए और स्थायी रूप से कृषि करने लग गए। लेकिन जो कृषि का तरीका है, मेथड है, वो वही प्राचीन और आदिम ही चला आ रहा है। और प्राचीन और आदिम तरीके से ही कृषि करने के कारण क्या हो रहा है कि उन्नत बीज और रासायनिक खादों का उपयोग नहीं होने से प्रति एकड़ पैदावार तो कम ही हो रही है ना। और ये लोग कृषि में प्राचीन उपकरणों को ही काम में ले रहे हैं। तो ये हमारा था आदिम स्थायी कृषि, या जिसे हम प्रारंभिक स्थायी कृषि भी कह सकते हैं।